ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और मार्क्स है 4 नंबर के। लिखते हैं आप आंसर और मिलते हैं आपको 1 से 2 नंबर। क्या कारण है इसके पीछे, उसको हम लोग जानने वाले हैं आज के सेशन में। यानी कि हम लोग ज्योग्राफी में आंसर राइटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, उन सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम दुबे और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कैसे एक आंसर राइटिंग को हम लोग बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जा सकते हैं, वो भी ज्योग्राफी की, भूगोल की। इसके पहले हमने पढ़ा था हिस्ट्री की आंसर राइटिंग को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। आज वहीं पे उसी तर्ज पे हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल छोटा सा सेशन है और हम लोग टू द पॉइंट करने वाले डिस्कशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। तो सबसे पहले सेम एज जैसे हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, आंसर राइटिंग करते समय स्टूडेंट कुछ प्रमुख गलतियां करते हैं, उसी तरीके से ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग करते समय भी बच्चे कुछ प्रमुख गलतियां करते हैं। जैसे कि वो राइटिंग अननेसेसरी लॉन्ग आंसर, वो अनावश्यक रूप से प्रश्न के जो उत्तर हैं उसको बड़ा कर देते हैं, खींचते हैं, अपने कीवर्ड्स को जोड़ जोड़ कर, वहीं पे एनसीईआरटी के कीवर्ड्स को इग्नोर करते हुए अपने मन से कीवर्ड्स को ऐड करते हुए क्वेश्चन के आंसर को लंबा खींच डालते हैं। पहली गलती। दूसरी गलती, किसी भी कीवर्ड को वो जो कि अपने आंसर में यूज कर रहे हैं उसको हाईलाइट नहीं करते हैं, अंडरलाइन नहीं करते हैं। ये सभी भी प्रमुख मिस्टेक्स में शामिल होती है। वहीं पे तीसरी गलती, मैप प्रैक्टिस को हर स्टूडेंट क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, जो कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट फॉलोइंग मार्क्स बेस्ड पॉइंट रूल। मार्क्स बेस्ड पॉइंट रूल क्या होता है, हम जानते हैं जितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं हमें आंसर भी उसी के अकॉर्डिंगली हमें देना चाहिए। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है, फैक्ट और प्लस 1 लाइन में उसके जवाब को लिख के चले जाना है, जैसा कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। तो हम मार्क्स बेस्ड पॉइंट वाले रूल को फॉलो नहीं करते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अनावश्यक रूप से हम प्रश्न के उत्तर को खींच डालते हैं। हम जो है हाईलाइट या कीवर्ड को अंडरलाइन नहीं करते हैं जो कि हम अपने आंसर में यूज किए हैं। साथ ही साथ हम मैप प्रैक्टिस को भी क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये कुछ प्रमुख गलतियां जो कि स्टूडेंट करते हैं। इनको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, अगर हमें 90+ मार्क्स स्कोर करने हैं ज्योग्राफी के सेक्शन में, 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं आपको ज्योग्राफी में, जो कि 25 मार्क्स का जो है अपना वेटेज रखता है आपके एसएसटी सेक्शन में। तो हमें पहली बात कि हमें किसी भी फालतू की ट्रिक में नहीं पढ़ना है। सिर्फ ये समझना है कि कोई भी टीचर हो या मैं ही खुद क्यों न हूं, तो आपको ऐसा कोई भी चूरन या मसाला नहीं दे सकता जिसकी वजह से आपकी आंसर राइटिंग शानदार हो जाए। आपको एक बेसिक फंडामेंटल, एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है स्टडी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। कि आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को स्टडी करते हो, पढ़ते हो, तो अपने आप आपके पास वोकैबुलरी, आपके पास कीवर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑलरेडी आपके पास पर्याप्त मात्रा में हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको शानदार स्कोर जो है गेन करना है तो आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जो कि मैंडेटरी है, कंपलसरी, आपको पता भी होगा। और हर दिन आपको एक अपना शेड्यूल बना लेना है कि 5 मिनट की आप मैप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जो कि खास करके डिपेंडेंट है मैप वर्क के लिए, उन सभी चैप्टर को आप जानते होंगे। और अगर हम बात करें उन चैप्टर्स की, तो हर दिन आप 5 मिनट अपने स्टडी टाइम में निकालिए और उन मैप बेस्ड क्वेश्चन को आप पर डे प्रैक्टिस करिए। अब वो कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं अभी हम आगे देखेंगे। बात करें अपने कीवर्ड्स की जो कि ज्योग्राफी में यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उनको हम हर दिन रिवाइज करें। हर क्वेश्चन के कीवर्ड्स, यानी एक क्वेश्चन में कितने कीवर्ड्स आ सकते हैं, उन कीवर्ड्स को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जब उस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं तो वो कीवर्ड भी हमें याद आता है। जब वो कीवर्ड हमें याद आता है तो हमारी एनसीईआरटी का जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं तो हमें एक जो है बेस मिल जाता है। जब बेस मिल जाता है तो उसी कीवर्ड की हेल्प से हम एक शानदार आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये 4 जो है मेजर पॉइंट्स भी आप समझ पाए होंगे। ये गलतियां रही और ये स्कोर करने के टिप्स, लेकिन इसको डिटेल में अगर समझें तो कैसे समझ सकते हैं। यानी पूरा फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है आंसर राइटिंग का, ज्योग्राफी का, वो इसी बातों पर ही डिपेंड करता है। किस पे, कि कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन प्लस मैप प्लस कीवर्ड, इनको जोड़ देते हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं तो आपकी परफेक्ट आंसर राइटिंग बनती है। और जब आपकी परफेक्ट आंसर राइटिंग बनती है तो आपके हायर मार्क्स भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, शानदार मार्क्स आपको मिलते हैं। यानी कि कंटेंट आपके पास होना चाहिए, उस कंटेंट को शानदार तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंटेशन करने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आप उसको कर सकें। और उसमें आप मैप वर्क को भी इंक्लूड करिए, साथ ही साथ उसमें कीवर्ड को जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है उनको यूज करिए, तब आपका आंसर परफेक्ट आंसर की तरफ बढ़ेगा।
और ऐसे आपके मार्क्स भी क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। यानी कि टोटल हमको इतनी बातें अगर हम फॉलो करके चलते हैं तो हमारे आंसर शानदार आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे क्या क्या बिंदु बन सकते हैं, देखिए कोई भी ट्रिक नहीं है कि नहीं आप ये कर लो तो आपके आंसर शानदार हो जाएंगे। आपको एक प्रोस्पेक्टस, एक फॉर्मेट को फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा था कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, तो सेम उसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़े थोड़े एडिशंस हैं, क्योंकि हर आने वाले हम कंटेंट्स में लास्ट में तो एक फ्रेमवर्क को भी हम देखेंगे इसी सेशन में, जिसके अंतर्गत हम समझ पाएंगे पूरी ज्योग्राफी के निचोड़ को कि कैसे हम उसकी आंसर राइटिंग को शानदार कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की फंडामेंटल स्ट्रक्चर की, तो वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखते समय सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट। इसके बाद 1 लाइन इंट्रोडक्शन, किसी भी प्रश्न को लिखते समय, अब मान लीजिए छोटा प्रश्न है 1 मार्क्स का है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं लिखना है, लेकिन बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप जरूर उसका कम से कम 1 लाइन का इंट्रोडक्शन जरूर लिखिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर लिखिए, साथ ही साथ उसको पॉइंट्स में लिखिए। आप जो है अगर मार्क्स में दिया है, जैसे 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट जरूर लिखिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, 2 पॉइंटर्स, कंक्लूजन। नहीं लिखते हैं लोग, तब भी आपको कम से कम 2 पॉइंट्स में आपको उसके उत्तर देने ही चाहिए। आपको पैराग्राफ के फॉर्मेट में उत्तर देने से आपको बचना चाहिए। आप पॉइंटर्स में अगर उत्तर देते हो तो एग्जामिनर के लिए काफ़ी जो है उस वक्त कॉपी को चेक करते वक्त उसको काफ़ी आसानी मिलती है जब आप अपने आंसर को जो है पॉइंटर्स के फॉर्मेट में लिखते हो, और जब वही आप पैराग्राफ बना देते हो तो उसको चेक करते समय काफ़ी दिक्कत होती है, जिससे कि वो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट आपके नंबर पर दिखा दे। तो इसलिए आप हमेशा पॉइंट्स में लिखिए। अपने आंसर राइटिंग में मैप को ऐड करिए, डायग्राम को ऐड करिए, जहां तक कि अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में है ही नहीं डायग्राम तो जबरदस्ती आप डायग्राम बनाने का प्रयास भी मत करिए, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में संभावना है डायग्राम्स की, मैप की, तो जरूर आप उस चीज़ को इंक्लूड करिए अपने आंसर राइटिंग में। और साथ ही साथ हर आंसर की समाप्ति पर 1 लाइन का कंक्लूजन भी लिखिए। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने लिख दिया, कंक्लूजन भी लिख दिया, बीच में पॉइंटर्स लिख दिए, और मैप को, डायग्राम को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आई होप आप सीक्वेंस को समझ पा रहे होंगे। और जितने भी आंसर राइटिंग करते समय कीवर्ड्स आपके आए हैं, उन सभी कीवर्ड्स को या तो आप हाईलाइट करिए या तो अंडरलाइन करिए। क्या करिए, अंडरलाइन करिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन कि जो आंसर आप लिख रहे हो वो आंसर में से कीवर्ड आपको थोड़ा सा उसकी अलग ही छवि देखने को मिलती है, जिससे कि एग्जामिनर समझ जाता है कि लड़के ने बिल्कुल जो है सही सीक्वेंस में स्टडी किया हुआ है। और आपकी जो पूरी प्रेजेंटेशन अगर नीट प्रेजेंटेशन है तो आपके मार्क्स भी क्या होते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की बेसिक स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना चाहिए आंसर राइटिंग करते समय। जैसे कि रीड क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं उसको आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एक्सप्लेन लिखा है कि डिस्क्राइब लिखा है कि वाई लिखा है कि डिस्टिंग्विश लिखा है। ये सभी कॉमन वर्ड्स को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक रूल जबकि जो कि हिस्ट्री में भी था, इसमें भी है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 3 मार्क्स कि क्वेश्चन के लिए 3 पॉइंट्स इस्तेमाल करना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट आपको जरूर बनाने हैं, 5 पॉइंटर आपको जरूर बनाने हैं। एक इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बीच में 5 पॉइंट, 3 नंबर के, एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, बीच में 3 पॉइंट। इसका आपको विशेष करके ध्यान देना है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया क्वेश्चन को पढ़ने का। इसके बाद कीवर्ड्स को पहचानने का, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। जो आपने इसको देखा, इन सभी को हम लोग जो है डिटेल वे में थोड़ा समझ रहे हैं। कीवर्ड्स को हम पहचानेंगे, जैसे कि ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या है, काली मिट्टी, एक कीवर्ड्स है। क्या है, एक कीवर्ड्स है। कॉटन सॉइल हो गया, क्ले कंटेंट हो गया, मॉइस्चर रिटेंशन हो गया, ये सभी कीवर्ड्स हैं। तो कोई भी प्रश्न इससे संबंधित आता है तो आप उस प्रश्न के कीवर्ड्स को तत्काल आइडेंटिफाई कर सकें, वो एबिलिटी आपको जनरेट करनी पड़ेगी। और वो एबिलिटी तभी आपकी जनरेट होगी जब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। और जब आप कीवर्ड्स को पाएं तो कीवर्ड्स को या तो अंडरलाइन करिए या तो उनको हाईलाइट करिए। बेसिकली एग्जाम में अंडरलाइन करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद हर क्वेश्चन, अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जरूर 1 लाइन का लिखना पड़ेगा, जिसमें कि उसकी डेफिनेशन हो सकती है या तो उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तीसरा चौथा जो स्टेप हमें समझना है कि पॉइंट्स की फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। और ये चीज अगर आप फॉलो करते हो तो ये कहीं ना कहीं मोस्ट स्कोरिंग पार्ट आपके लिए बन जाता है। जब आप अपने आंसर को
फॉर्मेट में, वो भी किसी पॉइंट के फॉर्मेट में लिखना शुरू कर देते हो। जैसे कि आप यूज करना शुरू कर देते हो बुलेट पॉइंट्स का, शॉर्ट सेंटेंसेस का, क्लियर हेडिंग का। इन सब चीज़ों का यूज करके आप जब अपने आंसर को लिखते हो तो आपका आंसर शानदार आंसर की तरफ बढ़ता है, बेहतर से बेहतरीन आपकी आंसर राइटिंग बनती है। क्योंकि आपको हमेशा बचना है लॉन्ग पैराग्राफ वाले फार्मूले से कि आप पूरे आंसर को एक पैराग्राफ में लिखते चले जाओ, फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप देकर। तो आपको इससे बचना है। आपको अपने आंसर को बुलेट पॉइंट्स का या फिर नंबरिंग करके शॉर्ट सेंटेंस के फॉर्म में हेडिंग डाल कर लिखकर अपने आंसर को कंप्लीट करना होगा। तो अब तक आप जितने पॉइंट्स को समझ रहे होंगे वो आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेप 5 की बात करें तो आप अपने आंसर राइटिंग में डायग्राम्स का, मैप का जरूर यूज करिए जहां जैसी जरूरत हो। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी में हमें स्कोर अपने बढ़ाने हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ऐड डायग्राम्स और मैप, वो आपके लिए स्कोर बूस्टर का काम करता है। क्योंकि जब आप डायग्राम्स का यूज करते हो तो एग्जामिनर काफ़ी चेक करते समय सोचता है कि बच्चे को जो है डीप नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में। अब चाहे वो डायग्राम आपको अच्छे से आता हो या न आता हो, डायग्राम आपको रफ डायग्राम ही बनाना है, लेकिन बनाना जरूर है। जैसे कि आपकी कोई आप जो मिट्टी जैसे ब्लैक एलुवियल सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है, तो आपको नदर्न और ईस्टर्न प्लेन्स में आपको दिखाना है, तो आप मैप जरूर थोड़ा सा बना दीजिए। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं रफ डायग्राम ही आप बनाएंगे ऐसे तो भी काम चल जाएगा, तो भी आपका काम चल जाता है। तो एग्जामिनर को समझ आता है, हाँ लड़के को पता है कि इस प्लेन में जो है, इस क्षेत्र में जो है एलुवियल सॉइल मिलती है। तो ये आप रफ डायग्राम जरूर बनाइए जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है और ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन को ही बढ़ावा देता है और जिससे आपके स्कोर भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और जब आपका आंसर राइटिंग कंप्लीट होता है तो कंक्लूजन, ये आपका अगला स्टेप है जिसमें कि कंक्लूजन का आप जरूर इस्तेमाल करिए। ये एक पावरफुल, देखिए कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर करते हैं तो एक पावरफुल इंप्रेशन आपका बनता है। क्योंकि जब 1 लाइन समरी आप लिखते हैं अपने आंसर को कंप्लीट करने के बाद, तो ये कहीं ना कहीं आंसर की कंप्लीटनेस को भी और भी क्या कर देता है, बेहतर कर देता है। तो हर प्रश्न अगर बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट, पॉइंटर्स, इसके बाद कंक्लूजन, और कंक्लूजन जब आप लिखते हो तो अपने आंसर को फाइनली आप कंप्लीटनेस की तरफ क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, जिससे कि एक शानदार इंप्रेशन आपके आंसर का पड़ता है। ये हो गया। जैसे कि ये आपके 6 पॉइंट्स आपने क्या कर लिया, देख लिया। आप अगर कोई क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि कोई क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, कोई क्वेश्चन एक बड़ा 4 नंबर में आ गया, 3 नंबर में आ गया, 5 नंबर में आ गया, तो कैसे आप उसको लिख सकते हो। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया, व्हाई इज मानसून इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, कि भारत के लिए मानसून जरूरी क्यों। तो सबसे पहली बात को इसका आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। क्या कि द इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर डिपेंड हैवली ऑन द मानसून। हम जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि वाली खेती वाली व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं अधिक से अधिक डिपेंडेंट है किस पे, मानसून पे। अब इसके हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को लिख दिया। अब इसके बाद हमने इसको, चूंकि 5 नंबर का प्रश्न है, चाहे 4 नंबर का प्रश्न है, तो 4 हमने क्या बना दिए, पॉइंटर्स बना दिए, जिसमें कि हमने कारण लिख दिया क्यों जरूरी है। भाई क्यों भारतीय जो भारत जो है, भारत के लिए जो मानसून है जरूरी क्यों है, तो क्योंकि इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज हैं वो भारत में मानसून पर ही डिपेंड करती है। क्योंकि ये जो मानसून है, वाटर फॉर एग्रीकल्चर, मतलब कि खेती के लिए जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। इसके बाद रिवर्स को रिफिल करता है, ग्राउंड वाटर को रिफिल करता है। इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी जरूरी होता है, सहायता करता है। सपोर्ट द ओवरऑल इकोनॉमी को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने 4 पॉइंटर्स बना दिए, और फिर आपने लास्ट में आंसर के कंप्लीट के बाद कंक्लूजन भी आपने लिख दिया कि हेंस द मानसून इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, इसलिए भारत के लिए लाइफलाइन कही जाती है मानसून। तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन को फॉर्मेट के रूप में फॉर्मेटिंग करते हैं तो आपका आंसर एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखता है कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर अपने पॉइंटर्स लिखे, फिर आपने कंक्लूजन दिया। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे समझ पाए होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, ज्योग्राफी के पहले लेसन को या दूसरे लेसन को या किसी भी लेसन के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को हम लोग इसी फॉर्मेट पे कस के, या फिर जो हमने अभी जितने भी फार्मूले, जितने भी डायग्राम्स हमने समझे उसके थ्रू हम समझें, तो आप कमेंट करिए ज्योग्राफी मास्टर क्लास। तो हम किसी भी एक चैप्टर के सभी प्रश्नों को पकड़ेंगे और उसके आंसर राइटिंग को लाइव आपके सामने करेंगे और समझेंगे और इन्हीं फार्मूले के अंतर्गत उसको फिट करेंगे। तो हो सकता है आपको और भी शानदार तरीके से समझ में आए हो। तो आई होप आप यहां तक समझ पाए होंगे। अब पूरी बातों को हम लोग निचोड़ देते हैं कि आंसर राइटिंग करते समय क्या क्या जरूरी है। ये सब हमने पढ़ लिया।
सभी स्टेप्स को पढ़ लिया, ये सारी चीज़ जरूरी है, कुछ गलतियां हैं, कुछ जो है सजेशन है, ये सारी बातें हमने समझ लिया। अब फाइनली जो है अंतिम पड़ाव की अगर बात करें अपनी आंसर राइटिंग की, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपको कुछ 9 बातों का और ध्यान देना चाहिए। वो 9 बातें भी इन्हीं बातों से जुड़ी हुई हैं, वो 9 बातें भी इन्हीं बातों से ही जुड़ी हुई हैं। क्या क्या है? सबसे पहली बात, एनसीईआरटी लैंग्वेज को आपको यूज करना है। ये टॉपर्स का सीक्रेट है, आपको अपनी लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी लैंग्वेज का यूज करना है। जैसे कि ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, इस वर्ड को आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो जब आप आंसर राइटिंग करिए ज्योग्राफी में, तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज को ही यूज करने का प्रयास करिए। जैसे आपका पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए। दूसरा चीज, पॉइंट को लिखिए, साथ ही साथ माइक्रो एक्सप्लेनेशन भी दीजिए। कोई भी पॉइंट अगर आप लिखते हैं, किसी भी पॉइंट, मतलब आपका वेरी शॉर्ट हो लॉन्ग हो, तो किसी भी पॉइंट को जब आप लिखते हो तो पॉइंट को लिखिए और उसका एक छोटा सा माइक्रो एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिए। ये भी दूसरा तरीका एक अच्छा हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हाई मॉइस्चर रिटेंशन, इसकी वजह से कीप सॉइल वेट फॉर क्रॉप, रिच इन क्ले इंप्रूव फर्टिलिटी। मतलब ये पॉइंट इसका क्या कर रहा है, मतलब ये जो चीज है इसको एक्सप्लेन कर रही है, ये जो चीज है इसको एक्सप्लेन कर रही है। यानी हाई मॉइस्चर रिटेंशन, इन नमी जो है, नमी की मात्रा को जो ज्यादा रिटेन करती है, इसकी वजह से सॉइल और मतलब कीप सॉइल्स वेट फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए सॉइल को क्या करती है, वेट रखती है, गीली रखती है। तो जैसे पहला आपने स्टेप लिख दिया और उसका एक माइक्रो एक्सप्लेनेशन कर दिया, पहला एक स्टेटमेंट लिख दिया, उसका एक माइक्रो एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो आई होप आप इस तरीके से समझ पा रहे होंगे कि पॉइंट्स लिखिए, लेकिन साथ में उसका एक छोटा सा माइक्रो एक्सप्लेनेशन भी उसी में ऐड कर दीजिए, ऐड ऑन कर दीजिए। थर्ड पॉइंट, कीवर्ड बॉक्स ट्रिक को आप इस्तेमाल करिए, जिससे कि प्रेजेंटेशन आपकी शानदार होगी। जैसे कि मॉइस्चर हो गए, क्ले हो गए, कॉटन हो गए, ये सब तमाम जो कीवर्ड्स आते हैं इनको आप बॉक्स में डालिए, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए। मैप का इंटीग्रेशन भी अपने क्वेश्चन के आंसर में जो है जरूर करिए। जैसे कि कोल माइंस हो गया, मेजर पोर्ट्स हो गए, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जब इन सभी प्रश्न आते हैं तो इनकी मैप को भी आप याद रखिए, और इन सभी अगर प्रश्न यहाँ से उठ गए तो आप मैप को जरूर इंटीग्रेट उसमें कर दीजिए, इससे आपके आंसर भी शानदार होंगे। अंडरलाइन करिए स्मार्टली, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप अंडरलाइन करने से भी बचिए, बहुत ज़्यादा अंडरलाइन भी नहीं करना आपको चाहिए। आपको 2-3 कीवर्ड्स पर आंसर, एक आंसर में बहुत अधिक से अधिक 2 से 3 कीवर्ड्स को ही अंडरलाइन आपको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर हाईलाइट कर देंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एक आंसर में 2 से 3 कीवर्ड्स को भी क्या करिए, आप हाईलाइट करिए, ठीक है। काज इफेक्ट फॉर्मेट को भी आप यूज करिए। जैसे कि काज इफेक्ट क्या होता है, कारण वाला, यानी कि जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो काज और उसका क्या इफेक्ट, कारण और उससे होने वाले प्रभाव। जैसे हैवी रेन यानी बहुत अधिक बारिश, जिसकी वजह से क्या आते हैं, फ्लड, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन। यानी कॉज इफेक्ट, कारण और उसका प्रभाव, कारण और उसका प्रभाव। यानी कि हैवी रेन फॉल, जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, फ्लड हो सकते हैं, और फ्लड की वजह से क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है। तो कॉज इफेक्ट को अपने आंसर राइटिंग में जरूर जोड़िए। ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग करते समय कॉज इफेक्ट को जरूर जोड़िए, कारण और उसका प्रभाव, कारण और उसका प्रभाव। अगर आए डायग्राम मेमोरी ट्रिक, जैसे कि वाटर साइकिल, सॉइल प्रोफाइल, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इनके डायग्राम को जरूर आप याद करिए, 3-4 बार इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बार बार आते हैं। वहीं पे बोनस एग्जाम ट्रिक की बात करें, जो कि फास्ट डिवीजन मेथड है, जैसे सॉइल टाइप हो गया, रिसोर्स हो गया, एग्रीकल्चरल टाइप हो गया, मैप वर्क लोकेशन हो गया, इस पे क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए इनको जरूर आप रिवाइज करिए। सॉइल की टाइप को, रिसोर्स के बारे में, एग्रीकल्चरल टाइप्स में, मैप वर्क, इनको बार बार आप रिवाइज करिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए इनको जरूर आप तैयार करिए। वहीं पे मार्क्स बेस्ड राइटिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो 2 मार्क्स के हैं तो 2 पॉइंट्स में आंसर लिखिए, कम से कम 2 मिनट में उसको कंप्लीट कर लीजिए, अधिक से अधिक 2 मिनट में। 3 मार्क्स के हैं तो 3 पॉइंट लिखिए, 3 से 4 मिनट में उसको कंप्लीट करिए। 5 मार्क्स के हैं तो 5 पॉइंट, और संभव है तो उसमें डायग्राम का यूज करिए, और 5 से 6 मिनट से अधिक समय मत लीजिए। इस तरीके से आप अपने मार्क्स बेस्ड स्ट्रेटजी को बनाकर भी अपने ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग को शानदार कर सकते हैं। आई होप आप इस 9 पॉइंट्स को भी समझ पाए होंगे, और इस तरीके से आपने 9 पॉइंट्स ये देखे, और साथ ही साथ ये 6 स्टेप्स देखे, जिनके थ्रू आप आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं, और कुछ गलतियां जो लड़के करते हैं और उसको इंप्रूव करने के कुछ तरीके, और साथ ही साथ हमने समझा ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग का एक प्रमुख बेसिक स्ट्रक्चर, तो कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन प्लस मैप वर्क प्लस कीवर्ड, इन्हीं से मिलकर बनता है हमारा परफेक्ट आंसर, और उससे मिलते हैं हमारे हायर मार्क्स। तो आई होप आप इस चीज को क्या कर लिए होंगे,
समझ पाए होंगे कि ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग कैसे हो सकती है। अगर इसमें कुछ और भी सजेशन है, आपको आंसर के साथ, क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इन सभी डायग्राम को अटैच करके समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ज्योग्राफी मास्टर क्लास। तो हम किसी भी एक लेसन के कंप्लीट आंसर राइटिंग को एक वीडियो लेक्चर के थ्रू 2 से 4 प्रश्नों को प्रैक्टिस करा के आपको जो है कंपेयर करके दिखाएंगे, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से क्या हो सकता है, समझ में आ सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ज्योग्राफी सिर्फ मैप वर्क नहीं है, बल्कि अर्थ और ह्यूमन लाइफ के कनेक्शन को समझाने का सब्जेक्ट है। हमको लगता है ज्योग्राफी जब सब्जेक्ट आ गया हमारे सामने, तो ज्योग्राफी का मतलब मैप, ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ मैप नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी और मनुष्य के बीच के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के जो सब्जेक्ट है वो आपका ज्योग्राफी है। तो आई होप आज की इस क्लास में आप ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग को बेहतर से बेहतरीन कैसे बना सकते हैं उसको आपने अच्छे से समझा। और अगर आपको लगता है और भी इस पे जो है डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इस पे भी और काम करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आई होप अगर आज के सेशन में आपको सारी बातें समझ में आई हो, तो आप इसको चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज हम इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। और मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन लगातार चल रहा है। कल इंग्लिश का पेपर है और इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।